एलिमेंट्री इवेंट। अब क्या एक्टिविटी है, एलिमेंट्री इवेंट की बात की गई, तो एलिमेंट्री इवेंट क्या होती है इसके बारे में जानेंगे हम। तो देखिए क्या होता है, एन इवेंट विच हैव ओनली वन आउटकम। ये बुक में आपकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि ये जो इवेंट होती है ऐसी इवेंट विच हैव ओनली वन आउटकम, यानी जिनमें कोई एक ही आउटकम आ सकती है, ऐसी इवेंट्स को कहा जाता है एलिमेंट्री इवेंट। अब देखिए इसको समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। किसके थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या हुआ, जैसे सपोज करो आपने क्या किया, एक हेड टेल कॉइन उछाला, सिक्का उछाला। अब क्या हुआ, उस पर क्या हो सकता है, देखो या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। सपोज करो सिक्का उछाला और क्या आ गया, हेड आ गया, ठीक है। सपोज करो सिक्का उछाला आपने और क्या आ गया, हेड आ गया। अब अगर हेड आया है तो टेल तो आएगा नहीं, ठीक है भाई। दो एक्टिविटी हैं, उनमें से अगर एक हो गई तो दूसरी तो होगी नहीं, ठीक है। कहने की बात ये है, अब ये तो दो तीन। दूसरा एग्जांपल देख लो, सपोज करो एक बॉक्स है, एक डब्बा है, ठीक है। उसमें क्या है, तीन बॉल हैं, एक रेड है, एक ब्लू है, एक येलो है। तीन इवेंट्स हुई, एक रेड है, एक ब्लू है, एक येलो है, तीन गेंद है। मैंने हाथ डाला और एक बॉल निकाली और सपोज करो क्या आ गई, वो आ गई आपकी रेड। वो क्या आ गई है, रेड। अब देखो अगर रेड आई है तो ये जानिए रेड आई है तो ब्लू तो आएगी नहीं अब, ठीक है, और येलो भी नहीं आएगी। मतलब एक बार में तो एक ही चीज़ हुई ना, यानी कि रेड इवेंट, रेड क्या है, एक इवेंट है, ब्लू क्या है, एक इवेंट है, येलो क्या है, एक इवेंट है। अब अगर रेड आई है तो बाकी की दोनों इवेंट होंगी ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं होंगी, 0% चांस है फिर उनके। अब देखो क्या है, यानी कि हेड आता है तो बाकी की जितनी भी एक्टिविटी हैं, चाहे वो एक हो, चाहे दो हो, चाहे 10 हो, उनमें से कोई नहीं होगी, केवल एक ही एक्टिविटी। तो यही कह रहा है ओनली वन आउटकम, ठीक है। इसी तरह इसमें भी अब देखो आपके मन में ये डाउट आ सकता है कि सर सारी की सारी इवेंट एलिमेंट्री इवेंट होती हैं ऐसे तो, ठीक है, कि भाई जब एक इवेंट होती है तो बाकी की तो होगी नहीं, सर ऐसा कैसे पॉसिबल है, ठीक है। तो बेटा पॉसिबल है। अभी हमने आपको दो एग्जाम्पल दिए हैं, बुक्स में हालांकि एग्जाम्पल नहीं दिए हुए, फिर भी हम समझने की कोशिश करते हैं। यार हमारा दिमाग जो है ना, ये शब्दों को नहीं पकड़ पाता है। एग्जाम में जब क्वेश्चन देगा तो हम यही देखेंगे कि वन आउटकम, तो भाई क्वेश्चन में तो लिखा नहीं होगा कहीं पे कि इसकी एक आउटकम है या ये एलिमेंट्री इवेंट है। आपको खुद ही दिमाग से सोच के करना पड़ेगा। तो सोचते हैं क्या है, तो देखो भाई सपोज करो आपकी फैमिली है, फैमिली में आपके फादर हैं, आपके मदर हैं, आप हो, आपका नाम मैंने मान लिया क्या, पप्पू, ठीक है। आपका नाम क्या है, पप्पू। चलो आपकी छोटी बहन है जिसका नाम है चिंकी। कौन है, चिंकी। एक छोटा भाई भी है आपका जिसका नाम क्या है, टप्पू मान लिया, ये लो टप्पू, ठीक है। तो एक फैमिली है आपकी, उसमें 5 लोग हैं, आपके फादर हैं, आपकी मदर हैं, आप खुद हो पप्पू, आपकी छोटी बहन है चिंकी, आपका छोटा भाई है टप्पू। इस तरह से 5 मेंबर हो गए, ठीक। अब मैं आपसे कहता हूँ कि भाई अपने घर के किसी ऐसे सदस्य का, किसी ऐसे मेंबर का नाम बताइए, ठीक है, किसी ऐसे मेंबर का नाम बताइए जिसकी शादी ना हुई हो, ठीक है, जिसकी मैरिज ना हुई हो, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, ये भाई फादर है मदर है यार, ये तो हो ही चुकी है, ठीक। अब देखो पप्पू, चिंकी, टप्पू, आपके पास 3 ऑप्शन हैं, तो आप तो 3 में से कोई भी बता सकते हो। आप क्या बोलोगे, पप्पू का नाम लिख लो, चाहे टप्पू का लिख लो, चाहे चिंकी का लिख लो, सब ऐसे ही हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, आंसर आपका पप्पू भी हो सकता है, आपका आंसर चिंकी भी हो सकता है, आपका आंसर टप्पू भी हो सकता है। तो नंबर ऑफ इवेंट्स पॉसिबल हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्या था, हेड है तो टेल नहीं है, अगर रेड आ गई तो ब्लू या येलो नहीं आएगी, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस क्रिएट हो गए, तो ये एलिमेंट्री इवेंट नहीं रह गई है। यहाँ पे क्या था, कोई एक इवेंट हो रही तो बाकी की कोई भी इवेंट पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे एक इवेंट अगर कोई हो रही है, आपने पप्पू का नाम दिया तो बाकी की 2 इवेंट भी पॉसिबल थी, यानी चिंकी और पप्पू भी आप बता सकते थे, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि एलिमेंट्री इवेंट क्या होती है, ओनली केवल और केवल, यानी उसके अलावा कुछ भी संभव नहीं है, कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ओनली वन आउटकम। तो इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं, एक और एग्जांपल से देखते हैं, क्लियर करते हैं उसको, बिल्कुल डीप पे जाके खोद के निकालेंगे उसको। तो देखो क्या हुआ, जैसे कि लूडो का दाना होता है, डाइस होती है, लूडो का दाना जो खेलते हैं, उससे 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, ठीक है। तो अब मैंने आपसे कहा कि भाई मुझे गोटी खोलनी है, अपनी बिट्टी खोलनी है ना, बिट्टी खोलनी है, ठीक है। ओपन हो कैसे होती है, 6, जब 6 आता है तो मैंने आपसे कहा भाई 6 ला के दिखाओ, ठीक है। मैंने क्या कहा, 6 लाओ, और 6 आ गया। सपोज करो मान लिया 6 आ गया, तो ये एक इवेंट हुई।
6 क्या हुआ, एक इवेंट हुई। तो भाई जब 6 आया है तो 1 2 3 4 5 इनमें से तो कोई पॉसिबल ही नहीं है ना, ये तो आ ही नहीं सकता है। तो यानी कि ये 6 आना एक इवेंट है, जो कैसी इवेंट है, एलिमेंट्री, क्योंकि 6 आना, 6 के अलावा कुछ भी नहीं आएगा, कोई सी भी इवेंट पॉसिबल नहीं है, कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो ये जो 6 आया ये एलिमेंट्री इवेंट हुई। अब देखो इसी डाइस को दूसरे नज़रिए से देखने की कोशिश करते हैं, दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। फिर से मैंने कहा कि भाई ये डाइस है, ठीक है। अब ऐसी संख्या बताओ, ठीक है, इस बात के क्या चांसेस है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो आपका नंबर है, ठीक है, वो 1 से बड़ा आएगा। नंबर क्या आएगा, ग्रेटर देन 1। जो भी नंबर होगा n वो कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 1। तो भाई कितने चांस है आपके पास, देखो 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, ठीक है, ये सब चीज़ आ सकती है। तो यानी 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 है, 6 है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यानी कि ये जो इवेंट है कि नंबर शुड बी ग्रेटर देन 1, तो ये अब एलिमेंट्री इवेंट नहीं है। तो इसको चीज़ों को आप ध्यान से समझ लीजिए, क्यों वहाँ पे लिखा गया ओनली 1 आउटकम, ठीक है। तो उसके अलावा कोई भी चांस पॉसिबल नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई, आपके दिमाग में घुसी होगी ये बात, क्योंकि एग्जाम में ये चीज़ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती है आपको। चलिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है, सपोज वी थ्रो ए डाइस, सपोज करो हमने एक डाइस फेंकी, एक पासा फेंका है, एक लूडो का जो दाना होता है वो हमने थ्रो किया, फेंका है, ठीक। वंस, एक बार, कितनी बार, एक बार, लूडो का दाना एक बार फेंका है, ठीक है। डाइस मतलब पासा बोला जाता है उसको हिंदी में। चलिए नंबर 1, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए, इस बात के चांस बताइए कि जो नंबर आएगा उस दाने पे, तो कितने नंबर होते हैं उस पे, जैसे कि आप जानते हैं कितने नंबर होते हैं टोटल, ठीक है, टोटल नंबर कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी, इस बात के चांस बताने हैं कि जो नंबर आएगा ए नंबर ग्रेटर देन 4, तो 4 से ज़्यादा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। तो यानी कि नंबर 1 पॉइंट में क्या पूछा है, इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो n आए, जो नंबर आए वो क्या हो, ग्रेटर देन 4, ठीक है। तो 4 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, तो इसको हम PE भी कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे क्या लिखा जाता है अक्सर, PE, E का मतलब इवेंट, ठीक है। तो हमारी इवेंट क्या है, हमारी इवेंट ये है, एक्टिविटी हमारी ये है फिलहाल कि भाई 4 से बड़ा नंबर आए, तो ये हमारे लिए क्या है, एक इवेंट है, एक एक्टिविटी है, ठीक है। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया PN ग्रेटर देन 4, यानी n 4 से बड़ा है, इस बात की प्रोबेबिलिटी हमको बतानी है। चलिए और कुछ चीज़ देखते हैं। नेक्स्ट दूसरे पॉइंट में क्या पूछा है, तो दूसरे पॉइंट की भी चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए, गेटिंग ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। दूसरे पार्ट में अब कुछ और पूछा है, अब पिछले वाले क्वेश्चन को पार्ट को कंसीडर नहीं करना है, अगले वाले क्वेश्चन को कंसीडर करना है। तो अगले वाले में क्या पूछा है, अगले वाले में पूछा गया है, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए, इस बात के चांस बताइए कि जो नंबर आए लेस देन और इक्वल टू 4, या तो वो 4 रहे या 4 से छोटा रहे, ठीक है। तो इसको किस तरह लिखेंगे, n लेस देन इक्वल 4, यानी जो नंबर n आए वो कितना हो, या तो 4 से छोटा हो या उसके इक्वल हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी। तो देखो दोनों पार्ट में हमारी चाहत बदल चुकी है, जो हम चाहते हैं, जो हमारा फेवर करेगा वो हम चाहते हैं, ठीक है। अब समझिए इसको, आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखो क्या होता है, जब कोई लूडो का दाना फेंका जाता है, डाइस फेंकी जाती है, तो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है, तो उसमें पॉसिबिलिटी होती है या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 या 4 या 5 या 6, ठीक है। कितने चांस हैं, कितने चीज़ आ सकती हैं, ज़्यादा ज़्यादा 6 चीज़ आ सकती हैं, या तो 1 या 2 3 4 है, ठीक है। कितने नंबर आ सकते हैं अधिकतम, तो 6 नंबर अधिकतम आ सकते हैं यहाँ पे, यानी 6 के टोटल नंबर क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, इन्हीं में से कोई नंबर एक आएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तो टोटल पॉसिबल केसेस या टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी है, तो देखिए टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, कितनी है, तो भाई इन्हीं में से कोई आएगा, कितनी है, 6 है। तो इन 6 में से कोई आएगा, टोटल पॉसिबल कितने हो सकते हैं, भाई 6 हो सकते हैं। अब हमें क्या चाहिए, हम किस चीज़ का फेवर कर रहे हैं, हम क्या चाहते हैं, हमारी चाहत क्या है। तो देखो पहले वाले पार्ट में हमारी चाहत क्या है, नंबर 1 n ग्रेटर देन 4, n क्या हो, 4 से बड़ा हो, 4 से बड़ा हो तो क्या हो सकता है, देखो 4 से बड़ा, ठीक है, 4 से छोटा नहीं होना चाहिए, ना 4 के बराबर हो, 4 से बड़ा हो तो क्या हो सकता है भाई, या तो 5 हो सकता है या क्या हो सकता है, 6 भी हो सकता है,
ठीक है, क्या हो सकता है 5 या 6। तो हमारा फेवर करने वाले हमारी जो चाहत है वो क्या है 5 या 6, यानी 2 नंबर, यानी उन 6 में से 2 लोग हमारा फेवर कर रहे हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे फेवरेबल आउटकम्स। पहले वाले पार्ट के लिए क्या है, फेवरेबल आउटकम्स कितनी है 2, कितनी है 2। तो इस तरह प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला निकालेंगे। जैसे कि आप जानते हैं प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। पहले लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो कितनी है, हमारा फेवर कितने लोग कर रहे हैं 2। नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो कितनी है 6 है, तो 2/6, जिसका आंसर आ जाएगा 1/3। ठीक है, 2/6 सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/3 आ गया। ठीक, उम्मीद है आप क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। चलिए दूसरा पार्ट देखते हैं, Pn लेस देन इक्वल 4, यानी P जो है, जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या रहे, इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो नंबर आए वो 4 या 4 से छोटा, 4 के बराबर हो या 4 से छोटा हो। तो इस तरह देखते हैं। तो देखो भाई, हमारा फेवर कर टोटल तो कितने हैं 6 हैं, टोटल कितने हैं 6। हमारा फेवर कितने वाले लोग हैं, हमारा फेवर, हमारी चाहत क्या है, तो देखो 4 या 4 से छोटा, तो देखो क्या है 4 भी है, और 4 से छोटा 1 2 3। तो ये 4 लोग हैं जो हमारा फेवर कर रहे हैं, 4 लोग हैं जो हमारी चाहत को समझ रहे हैं। कौन, 1 2 3 4। तो 4 लोग हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो कितनी है 4, और टोटल केसेस कितने हैं पॉसिबल 6। तो ये कितना हो गया 2/3। तो दूसरी बात की प्रोबेबिलिटी हो गई ये। इस तरह से आपको अरेंज करके आप लिख लीजिएगा सही से उसको। तो आप देख लीजिएगा क्वेश्चन को सॉल्व हमने कैसे किया है। तो इसी तरह आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट क्लियर करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे। तो पहला क्या है, देखिए कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो इस इवेंट को समझने की कोशिश करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होती है। तो देखिए क्या दिया है, मैथमेटिकली समझ पाना थोड़ा टिपिकल रहता है, लेकिन लैंग्वेज जैसे आपके कानों में घुलेगी तो आपको विश्वास हो जाएगा कि हाँ भाई ये तो बहुत आसान चीज़ है, हम शायद समझ पा रहे हैं इस चीज़ को। इफ़ PE प्लस PE नॉट या PE बार, ठीक है। तो जैसे हमने लिखा है ये E, ठीक है, और एक दूसरी चीज लिखी है E और इसके ऊपर डैश लगा दिया, ये बार लगा दिया, तो इसको बोलते हैं E बार या E डैश, ठीक है, या E नॉट, इस तरह से ही बोल सकते हैं आपको। तो कह रहा है इफ, यदि PE प्लस PE नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, इन दोनों का समेशन अगर 1 है तो ऐसी कोई इवेंट होगी तो उसको कहा जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। अब इस चीज को समझते हैं एक एग्जांपल से। और दूसरी चीज दी है, देखो क्या PE, तो देखो PE को एक तरफ रहने दिया, बाकी दूसरी चीज को इधर ले गया, फिर अगली बार PE डैश को इधर एक ही तरफ रहने दिया, उसको 1 माइनस कर दिया उसने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पहले जान लीजिए PE इस बात की प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट, किसी इवेंट के, जो इवेंट आप चाहते हैं उस इवेंट के हैपन होने की या वो इवेंट हो जाएगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है PE डैश या PE नॉट या PE बार। ये किस बात की प्रोबेबिलिटी है, तो ये इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि जो इवेंट नहीं होगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी, यानी किसी बात की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, होने की प्रोबेबिलिटी जो PE बोलते हैं, किसी इवेंट के ना होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको बोलते हैं PE नॉट, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं सभी प्रोबेबिलिटी, जितनी भी प्रोबेबिलिटी हो, जितनी भी एक्टिविटी हो रही हो, सभी इवेंट के होने प्लस ना होने, उनका सबका समेशन क्या होना चाहिए 1, ठीक है। ऐसा कुछ कहा जा रहा है इसमें। अब हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो दोस्तों क्या हुआ, जैसे कि हमने एक सिक्का उछाला, हेड या टेल, ठीक है, हमने क्या सिक्का उछाला, उसमें या तो हेड आएगा या क्या आएगा टेल आएगा, इन दोनों में से कोई चीज आनी है। अब देखो सपोज करो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई, मान लिया 0.5 है, ठीक है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.5। अब ये बताओ हेड आने की है 0.5, तो हेड ना आने की कितनी होगी, ठीक है। अब समझ रहे बात को, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.5, हेड ना आने की कितनी होगी, समझ रहे हैं। तो P हेड, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, हेड नहीं आए, ये बार जो डैश लगाया वो क्या डिनोट कर रहा है कि हेड ना आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखो अगर मैं ये बता दूं, देखो हेड नहीं आएगा तो क्या होगा, देखो टेल आएगा, यानी जो हेड के आने की प्रोबेबिलिटी है वही प्रोबेबिलिटी है टेल के ना आने की। या आप ऐसे समझिए, अगर टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा, यानी एक के जो होने की प्रोबेबिलिटी है वही क्या है, दूसरे के ना होने की प्रोबेबिलिटी, ऐसे। तो यानी कि हेड के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.5, और टोटल प्रोबेबिलिटी का समेशन कितना होता है 1, यानी उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100%, इस तरह आप समझ सकते हैं। तो किसी इवेंट के हैपन होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है 0.5, उसके ना होने की जो इवेंट है, ठीक है, यानी वो इवेंट नहीं होगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, तो उसको 1 में से घटा दीजिए 0.5, ठीक है। तो इस तरह से, तो ये यहीं पे यही कहा गया है कि PE कोई इवेंट है, मान लो इसको हेड मान लो, हेड आने की प्रोबेबिलिटी प्लस हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1।
भाई टोटल तो समेशन 1 होना है, 100% जाना है, यानी कि या तो आएगा या नहीं आएगा, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ थोड़ी ना हो जाएगा। तो ऐसी इवेंट जिनके हैपन होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी का समेशन 1 होता है उनको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, ठीक है। तो सारी की सारी एक्टिविटी हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होती हैं, ये हमने हेड टेल का एग्जांपल दिया तो इसके लिए ये वैलिड है। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट इवेंट को समझने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट इवेंट है इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। तो इम्पॉसिबल इवेंट क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए क्या है, इफ देयर इज नो फेवरेबल आउटकम फॉर ए गिवन इवेंट, यानी कि अगर कोई भी फेवरेबल इवेंट ना हो रही हो, ठीक है, यानी कोई घटना घटित हो रही है लेकिन जो आप चाहते हैं वो नहीं हो रही है, ठीक है, आप समझिए चीज को, यानी कि कोई एक्टिविटी हो रही है बट जो आप चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं वो चीज़ नहीं हो पा रही है, उनमें से कुछ भी नहीं हो रहा जैसा आप चाहते हैं, यानी सब कुछ आपके विपरीत जा रहा है, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, आप जैसा चाह रहे थे वैसा कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो ऐसी कोई इवेंट होगी, ठीक है, देयर इज नो फेवरेबल आउटकम, यानी आप जो चाहते थे ऐसी कुछ चीज़ नहीं आ रही है, बाकी सब आ रही है, आपका नहीं आ रहा है, ठीक है। आप चाहते थे, ठीक है, कि भाई आज कोहली सेंचुरी मारे, कोहली 0 पे आउट हो गया, ठीक है। आज चाहते थे आप, ठीक है, क्या चाहते थे, बुमराह विकेट ले 4, उसने एक भी विकेट नहीं लिया, ठीक है। तो ऐसी कोई चीज़, बाकी जो लोग थे वो चाह रहे थे कि ये क्रिकेटर इतने रन मारे, वो मारे, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो आप चाह रहे थे वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन एक्टिविटी तो हो रही है ना, मैच तो चल रहा है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ देयर इज नो फेवरेबल आउटकम, क्या कहा है, फेवरेबल, भाई आउटकम तो आ रही है लेकिन फेवरेबल नहीं आ रही, जो हम चाह रहे हैं, जो हमारी चाहत है वो नहीं आ रही है, फॉर ए गिवन इवेंट, यानी किसी दी गई इवेंट के लिए जो हम चाह रहे थे उनमें से कुछ नहीं घटित हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, देन द इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। तो फिर क्या कहेंगे उसको, इम्पॉसिबल इवेंट उसको कहा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने कहा आपने एक पासा फेंका है, एक डाइस फेंकी है, लूडो का दाना फेंका है, ठीक है, और आप क्या चाहते हैं, एक बार फेंका, वंस, सिंगल टाइम, ठीक है, आपने लूडो का दाना फेंका और आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लूडो के दाने पे क्या आ जाए, 7, तो आएगा, जब उस पर होता ही नहीं है तो कहाँ से आएगा, ठीक है, समझ रहे बात को, भाई जब लूडो के दाने में, पासे में, डाइस में 7 होता ही नहीं है तो कहाँ से आएगा, तो ये तो आपने इम्पॉसिबल चीज़ मांग ली, अब बेचारा ये कहाँ से कब ला के देगा आपको। तो ऐसी इवेंट क्या होती है, इम्पॉसिबल इवेंट, यानी जिसको लाना संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो यानी आपके फेवर कुछ होगा ही नहीं, आप ये चाह रहे थे, आप इम्पॉसिबल चीज़ चाह रहे हो, ठीक है, तो कहाँ से आएगा, तो फेवरेबल रिजल्ट आएगा ही नहीं, कोई भी फेवरेबल आउटकम आएगी ही नहीं। तो ऐसी एक्टिविटी को, ऐसी इवेंट को कहा जाता है इम्पॉसिबल इवेंट। अब देखो जब आएगी नहीं तो उसमें देखो क्या है, एग्जाम्पल की दृष्टि से समझो, 1 2 3 4 5 6, तुमने मांगा 7 आ जा, तुमने क्या कहा 7 आ जाए, तो 7 तो आएगा नहीं, आएगा क्या, इन्हीं में से तो कोई आएगा, ठीक है। तो आप जो चाहते थे वो आया क्या, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितनी है, 0, कुछ भी आपके फेवर का नहीं आया, डिवाइड बाय टोटल कितनी है, 6, तो कितनी आया, 0 आया। तो यानी कहने का मतलब ये है कि भाई जो इम्पॉसिबल इवेंट होती है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 0। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, MCQ, ठीक है, टिक मार्क वाले जो क्वेश्चन आते हैं तो वो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 0, ध्यान रखना है इस चीज को। तो 1 नंबर की औकात है इस क्वेश्चन की, तो उसको उस नजरिए से ही आपको ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। श्योर इवेंट, अगली क्या है, श्योर इवेंट। श्योर मतलब ये काम तो होना ही है, ठीक है, हाँ, ठीक है। तो आप कहते हैं जैसे एग्जाम दे क्या है कि बताओ बेटा कितने नंबर आ जाएंगे, तो आप क्या कहते हो, पिताजी 70 तो आ ही जाएंगे, है ना, कि पिताजी 70 नंबर्स तो आ ही जाएंगे, 70 का तो श्योर है पक्का, ठीक है, उससे ज़्यादा आ जाए तो कोई बात नहीं, यानी 70 पे तो आप श्योर हो, ठीक है। तो ऐसी इवेंट, श्योर इवेंट क्या कहा जा रहा है, इफ देयर इज ऑलवेज ए फेवरेबल आउटकम, क्या कह रहा है, ऑलवेज, हमेशा जैसा आप चाहते हैं वैसी आउटकम तो आए ही आए, यानी जो आपने चाहा ऑलवेज, हमेशा वो चीज़ तो होनी है, ठीक है। या आप ऐसे कह लो भाई आपने चाहा ही उस चीज़ को था जो हो जाए, है ना, तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। फिलहाल मैथमेटिक्स अपनी लैंग्वेज में क्या कहता है, मैथमेटिक्स ये कहता है इफ देयर इज ऑलवेज फेवरेबल आउटकम, यानी जो आप चाहते हैं वैसा आउटकम आए, फॉर एन इवेंट, किसी दी गई इवेंट के लिए जो घटना हो रही है उनमें से आप जो चाह रहे हैं वो जरूर आ रहा है, ठीक है। आपने मैच शुरू हुआ, मैच के स्टार्टिंग में कहा, ठीक है, कि भाई आज के मैच की ओपनिंग विराट कोहली करेगा, पता चला ओपनिंग करने विराट कोहली आ गया, वेरी गुड, जैसा आपने चाहा वैसा हुआ, ठीक। उसके बाद आप चाहते हैं कि विराट कोहली पहले ओवर में एक छक्का मारे, विराट कोहली ने छक्का मार दिया,
ठीक, यानी जैसा जैसा आप चाह रहे थे वैसा वैसा ही हो रहा है, यानी कि हमेशा चीज़ें वैसी ही हों जैसा आप चाहते हैं। तो यानी आपके फेवरेबल आउटकम हमेशा वहाँ पे मौजूद रहे, वहाँ पे हमेशा ऐसी चीज़ हो फॉर एन इवेंट, किसी इवेंट के लिए। देन इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। तो ऐसे इवेंट को क्या कहते हैं? श्योर इवेंट कहते हैं। जैसे डाइस वाला ही एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने क्या कहा, ये भाई डाइस है 1 2 3 4 5 6 आना है। मैंने आपसे कहा इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि जो डाइस है उस पर नंबर क्या है, 1 से लेकर 6 तक कोई नंबर आ जाए, कोई भी नंबर आ जाए। तो भाई कोई तो आएगा ही ना, 1 2 3 4 5 6, 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आ जाए, मैं उससे अपना काम चला लूँगा। तो आपने चाहा ही ये था 1 से 6 तक आए, तो वो तो आना ही आना है। तो यानी कि हर बार वो चीज़ आएगी जो आप चाह रहे हैं, ऑलवेज, हमेशा वो चीज़ आनी आनी है, क्योंकि आपने चाही ही ऐसी चीज़ थी। तो ये तो श्योर है कि कुछ ना कुछ तो आएगा ही, है ना। ये बात क्या हो गई, ये श्योर हो गई। तो इसलिए क्या होता है, तो आपकी फेवरेबल इवेंट क्या हो जाएगी, आपने कहा था 1 से 6 तक आ जाए, तो कोई भी आ जाएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1। कैसे भाई, 1 से 6 तक कुछ ना कुछ तो आएगा ही, 1 आ जाए। तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 4 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 5 आने की प्रोबेबिलिटी 5, तो एक संख्या ना 1/6, और ये आने की, सबको जोड़ दो भाई, ये आए या ये आए या ए आए, ठीक है। तो इस तरह से, तो आप ये जान लीजिए जब कभी भी श्योर इवेंट होती है कि ये तो होना ही होना है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती है, 1। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है कि जब इवेंट श्योर होती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है 1, यानी कि 100%। तो ये 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, और पिछले वाले से ही बन सकता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट से, ठीक है। पी इवेंट प्लस पी इवेंट नॉट इक्वल टू 1। तो यह कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए ऐसे दे देगा, विच इज करेक्ट फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पिछला वाला ध्यान रखिएगा। और ऐसे भी देख सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन जो होता है इस तरह से। तो यहाँ 3 जगह से 3 इवेंट आपने पढ़ी है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्लियर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड, यानी प्रोबेबिलिटी में जो क्वेश्चन आते हैं वो प्लेइंग कार्ड से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। देखिए एक चीज़ क्लियर कर लीजिए, प्रोबेबिलिटी में जो क्वेश्चन आते हैं वो 4 तरह के क्वेश्चन आते हैं। नंबर 1 हेड टेल वाला, यानी टॉस जो कॉइन किया जाता है, ठीक है, कॉइन जो टॉस किया जाता है, सॉरी, ठीक है। दूसरा आता है डाइस से, यानी डाइस जो फेंकी जाती है, पासा जो फेंका जाता है, लूडो का दाना जो फेंका जाता है, उससे क्वेश्चन आते हैं। तीसरा क्वेश्चन आता है आपका किससे, तीसरा क्वेश्चन आता है आपका बॉल से, यानी बॉल जो निकाली जाती है, रेड ब्लू एक बॉक्स में बॉल रखे हैं उस टाइप की, तो बॉल वाला एक क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन जो बनता है आपका वो बनता है प्लेइंग कार्ड से। तो लगभग 80-90% क्वेश्चन इन्हीं 4 टॉपिक से बन जाया करते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। आप देखिए क्या करते हैं हम, तो अब हमको क्वेश्चन लेके चलना है। पहले पत्तों के बारे में, प्लेइंग कार्ड्स के बारे में थोड़ी जानकारी हम लोग कर लेते हैं क्या क्या होते हैं। तो एक होता है स्पेड, एक होता है हार्ट, एक होता है डायमंड, एक होता है क्लब्स। तो ये क्या है, तो देखिए अगर इस टाइप की स्ट्रक्चर बनी है और ब्लैक कलर का है, इस टाइप की स्ट्रक्चर है, यानी कि जो हार्ट होता है उसको सीधा किया हुआ है, ऐसे उल्टा नहीं बनाया, ऐसे उल्टा करके बना दिया, और ये देखो ऐसे इस टाइप की स्ट्रक्चर है, तो उसको बोला जाता है स्पेड। कब वो ब्लैक कलर का अगर है तो उसको बोला जाता है स्पेड, ठीक है। लोकल लैंग्वेज में इसको स्पेड को हुकुम भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, हुकुम का पत्ता, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए हार्ट, दिल के आकार की आकृति अगर बनाई हुई है इसने, और रेड, एक्चुअली में ऐसा नहीं होता, बायोलॉजी आप लोग पढ़ेंगे तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता, बस मूवीज़ वगैरह में या उसको इमेज एक देने के लिए तो ऐसा कर दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसा हार्ट की आकृति बनाई गई है, रेड कलर का अगर है तो उसको बोलते हैं हार्ट, या उसको पान भी बोलते हैं, पान का पत्ता, ठीक। नेक्स्ट इस टाइप की स्ट्रक्चर है और रेड कलर का है तो उसको बोलते हैं डायमंड, या इसको आपके लोकल लैंग्वेज में ईंट भी बोल सकते हैं, शायद ईंट। नेक्स्ट देखिए क्लब्स, ठीक है, इस टाइप की स्ट्रक्चर ऐसे फूल टाइप की, और नीचे कैसा कलर है, सॉरी ये कलर कैसा है इसका, ब्लैक कलर। तो इनको कैसा बोला जाता है, इसको बोला जाता है चिड़ी। स्पेड यानी हुक्म, हार्ट यानी कि पान, डायमंड यानी ईंट, और क्लब्स यानी कि चिड़ी। इस तरह से ये 4 पत्ते बोले जा सकते हैं। आपके लोकल लैंग्वेज में हो सकता है हिंदी नाम इनका कुछ और भी हो सकता है, मे बी। चलिए अब जानते हैं इनकी संख्या कितनी होती है। स्पेड भी होते हैं 13, ये भी होते हैं 13, ये भी होते हैं 13, और ये भी होते हैं 13। तो चारों क्या होते हैं 13। नंबर कितने होते हैं 13। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, तो टोटल प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं, जोड़ देंगे चारों को तो 13 13 13 या गया 52। अब देखिए आपसे ये पूछ सकता है कि ब्लैक कार्ड कितने होते हैं, तो ब्लैक कितने होते हैं, एक ब्लैक ये रहा 13, दूसरा ब्लैक ये 13, तो कितने होते हैं टोटल 26। रेड कितने होते हैं 26, तो ब्लैक भी 26 होते हैं, रेड भी 26 होते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं बिल्कुल अगली बात।
तो देखो भाई ये हो गया। अब इन 13 के स्ट्रक्चर जान लेते हैं कि 13 पत्ते जो होते हैं इनमें क्या क्या कॉम्बिनेशन होता है। तो इनमें सबसे पहले नंबर 1 जो पत्ता होता है उसको बोला जाता है, उस पर एक्चुअली नंबर 1 नहीं लिखा होता, 1 डिजिट नहीं लिखी होती, उस पर लिखा होता है ए। ठीक है, ए का मतलब होता है एस, तो इस पर ए लिखा होता है और इसका मीनिंग होता है एस यानी कि इक्का। उसी तरह देखते हैं नंबर 2 वाले पे 2 डिजिट बनी होती है, 3 4 5 6 7 8 9 10। बाकी अगले नेक्स्ट जो 9 पत्ते होते हैं उन पे डिजिट, हर पत्ते पे यहाँ लिखा है 2 3 4 ऐसे है ना, दुग्गी तिग्गी जोगी पंजी छग्गी इस तरह से। तो ये नंबर होते हैं 9। बाकी के 9 पत्ते होते हैं जिन पे डिजिट पड़ी होती हैं। तो पहला हो गया एस जिस पे एक नंबर नहीं पड़ा होता है, बाकी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये डिजिट पड़ी होती हैं। उसके बाद जो 11वां पत्ता होता है, 11वां पत्ता होता है आपका जैक। 11वां पत्ता क्या होता है? जैक, जिसको लोकल लैंग्वेज में आप गुलाम भी शायद बोलते होंगे, गुलाम जैक। और इस पे जे बना होता है, क्या बना होता है इस पे? जे। नेक्स्ट अगला पत्ता होता है आपका क्वीन और इस पे बना होता है क्यू। और नेक्स्ट अगला पत्ता होता है किंग, ठीक है, और इस पे क्या बना होता है? के। तो इस तरह से 13 हो गए, 1 10 11 12 13 13 पत्ते होते हैं। ध्यान देने वाली बात यह, एस पे डिजिट नहीं पड़ी होती है, किंग क्वीन जैक इन पे भी डिजिट नहीं होती है, और हाँ जैक क्वीन किंग इन पे के क्यू जे लिखा होता है। साथ ही साथ इन पे इमेज छपी होती है, यानी जैसे किंग है तो किंग पे राजा की एक इमेज आकृति छपी होती है, उसी प्रकार क्वीन पे और जैक पे भी इमेज छपी हुई होती है। तो इनको बोला जाता है फेस कार्ड। इनको क्या बोला जाता है? तीनों को फेस कार्ड। फेस कार्ड यानी इसमें फेस छपा हो, ठीक है, फोटो छपी हो, इमेज छपी हो, तो इनको बोला जाता है फेस कार्ड। तो 3 इस पे हुए, 3 इस पे हुए, 3 इस पे हुए, 3 इस पे, तो टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं। तो ये टोटल जानकारी है किसके बारे में? पत्तों के बारे में, कार्ड्स के बारे में जानकारी है, ठीक है। तो इतनी जानकारी काफ़ी है आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कि पत्तों की स्ट्रक्चर किस किस तरह से होती है। तो इसी पे बेस आपके क्वेश्चन आते रहते हैं अक्सर। तो चलिए स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, 1 कार्ड इज ड्रॉन। एक कार्ड ड्रॉ किया गया, निकाला गया, खींचा गया है फ्रॉम ए वेल सफल डेक, ठीक है, फ्रॉम ए वेल सफल डेक। इसके बारे में जान लीजिए पहले। फ्रॉम ए किससे खींचा गया, कहाँ से निकाला गया पत्ता? फ्रॉम ए वेल सफल डेक, यानी एक अच्छी तरह से मिला के रखी गई डेक का मतलब होता है गड्डी। जो 52 पत्तों का कॉम्बिनेशन होता है, 52 पत्तों का कॉम्बिनेशन होता है। एक्चुअली जब नई डेक आती है, नई गड्डी आती है, पत्तों की 52 पत्ते एक साथ आते हैं, तो उसमें कुछ इस तरह से आते हैं। 13 क्लब्स के एक साथ रहेंगे, उसके बाद डायमंड रहेंगे, उसके बाद हार्ट रहेंगे, उसके बाद क्लब्स रहेंगे। तो ऐसे वो क्लब्स बारे एक साथ रहते हैं, तो उनको सफल करना पड़ता है। जब हम उसको क्या कहते हैं, पत्ते पीस रहे हैं, गड्डी को सफल कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं एक दूसरे में, रेड वाले ब्लैक, ब्लैक वाले रेड, इधर उधर हो जाते हैं सारे, तो उसको कहते हैं बेल सफल डेक। यानी पत्ते अच्छी तरह से एक दूसरे से मिक्स हो चुके हैं, ठीक है। यानी किसी के बाद भी कोई से पता चला डायमंड के बाद क्लब आ गया, क्लब के बाद हार्ट आ गया, हार्ट के बाद आपका कुछ भी और डायमंड आ गया, ठीक है, फिर से ऐसे हो सकता है। तो इसको कहते हैं बेल सफल डेक। तो यानी कि अच्छे से मिलाए जा चुके हैं पत्ते और 52 कार्ड। तो जाहिर सी बात है 52 होते हैं। अगर नहीं भी दिया होता 52 कार्ड तो हम फिर भी 52 ही उसको मान के चलते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी। इस बात की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कीजिए। नंबर 1 किस बात की? VNS, जो पत्ता आए, 1 कार्ड इज ड्रॉन, जो कार्ड ड्रॉ किया गया था, निकाला गया था, खींचा गया था, BNS, वो पत्ता क्या हो? एक इक्का हो। वो पत्ता क्या हो? एक इक्का हो, एस हो, ठीक, पहला नंबर। दूसरे नंबर में क्या पूछा है? नॉट BNS। दूसरे में पूछा है इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो पत्ता जो निकाला, हमने एक पत्ता निकाला है 52 में से, तो वो कार्ड जो है वो क्या हो? इक्का ना हो, एस ना हो, इस बात की। यानी पहले में पूछ रहा है इक्का हो और दूसरे में पूछ रहा है इक्का ना हो। चलिए तो देखते हैं भाई दोस्तों, जैसे हमने अभी देखा था, एक हमारा था क्या कहते हैं, स्पेड, ठीक है, दूसरा था हार्ट, ठीक, तीसरा था डायमंड, ठीक है। हालांकि जिन लोगों ने बनाया उनको बनाने की ज़रूरत नहीं है, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे लास्ट वाला था आपका क्या हो गया? स्पेड, हार्ट, डायमंड, और क्या हो गया आपका? एक क्लब्स, ठीक है। 4 पत्ते थे, तो इसमें भी 13 थे, इसमें भी 13 थे, इसमें भी 13 थे, इसमें भी 13 थे। और हर एक 13 की गड्डी एक एस हुआ करता था। इसमें कितना एस था? 1। इसमें कितना एस था? 1। इसमें तो टोटल एस कितने थे? ठीक है, तो टोटल एस कितने थे? 4। हर एक स्पेड में भी एक एस था, सब में एक एक स्पेड एस था। तो आप जान लीजिए टोटल एस कितने थे? इक्के कितने थे? टोटल 4 इक्के। एक हुकुम का इक्का, एक पान का इक्का, एक ईंट का इक्का, एक चिड़ी का इक्का, चारों इक्के थे। अब उसके बाद देखते हैं
चारों इक्के थे, तो फिर अब क्या पूछ रहा है, 4 इक्के, और टोटल पत्ते कितने हैं, 52। टोटल कार्ड्स कितने हैं, 52। ठीक है, तो भाई देखो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, जो पत्ता निकाला वो क्या हो, VNS, वो पत्ता एक एस हो, इक्का हो। तो भाई इक्का हो, चाहे तो वो पान का हो, चाहे हुकुम का हो, चिड़ी का हो, ईट का हो, चाहे स्पेड, हार्ड, डायमंड, क्लब्स, कोई सा हो, हमें क्या मतलब, इक्का तो है ना, एस तो है ना। तो हमारा फेवर करने वाले कितने लोग हैं इन 52 में से, हमारा फेवर, हमारी चाहत जो हम चाहते हैं वो कितने हैं, 4 लोग हैं, जो हम चाह रहे हैं वही चीज आ रही है, तो 4 लोग हैं जो हमारा फेवर कर रहे हैं, और टोटल कितने हैं, 52। तो प्रोबेबिलिटी इस बात की क्या है, ए यानी कि एस, ऐसा मान लो आप। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि एस आए, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा शायद आज अभी तक, कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम कितनी है, जो हम चाहते हैं, हम एस चाहते हैं, तो फेवरेबल आउटकम कितनी है, 4। तो फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिएगा, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो टोटल कितने, भाई 52 में से कोई सा भी आ सकता है, 52 के 52 में से कोई सा पत्ता आ सकता है, तो टोटल पत्ते कितने हैं, 52। जो हम चाहते हैं वो कितने, 4 फेवरेबल आउटकम्स, और टोटल पॉसिबल आउटकम कितनी है, 52, 52। तो ये कितना हो गया, 1/13। तो पहले क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। ठीक है, पहले पार्ट का ये आंसर आपका हो गया 1/13, इतनी प्रोबेबिलिटी होगी। अब दूसरे पार्ट पे चलते हैं। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी नॉट टू बी एन एस, जो पत्ता निकाला, जो कार्ड ड्रॉ किया गया वो पत्ता एस नहीं होगा, इक्का नहीं होगा, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी देखिए क्या है। तो हम क्या देखेंगे, टोटल कार्ड्स या टोटल पॉसिबल आउटकम कितनी है, 52। ठीक है, अब देखिए इसको, क्वेश्चन को 2 तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। पहला जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें क्या है, टोटल कार्ड कितने, 52, तो टोटल तो भाई उतने ही रहने वाले हैं। अब वो कह रहा है इक्का ना हो, वो क्या कह रहा है, इक्का ना हो, एस ना हो, तो ऐसे कितने पत्ते हैं भाई, टोटल एस कितने होते हैं, 4, और टोटल एस नहीं होते हैं तो कितने हैं, 48। भाई टोटल 52 है, उसमें से 4 इक्के हैं, बाकी 48 इक्के नहीं है, तो यानी वो कह रहा है इक्के ना हो। तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये था एस होने की, ये था एस ना होने की, तो कितने हो गए, इक्के नहीं है, जो एस नहीं है, जो ऐसे पत्ते कितने जो हमारा फेवर कर रहे हैं। अब हमारी चाहत बदल चुकी है, जो इक्के नहीं है, ऐसे कितने पत्ते हैं, एस नहीं है जो, 48, 48 डिवाइड बाय टोटल कितने हैं, टोटल आउटकम्स या टोटल पॉसिबल आउटकम 52, जो हम चाहते हैं वो 48, कितना हो गया, 48 डिवाइड बाई 52 कितना हो गया, ये हो गया आपका, सॉरी कितने से कट जाएगा भाई, 4 से शायद कट जाएगा ये, हाँ 4 से कट जाएगा, 1 2 और ये आ जाएगा 13, कितना आ गया, 12/13। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका, इसी क्वेश्चन को देखो, दूसरा तरीका क्या है, PA यानी एस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/13 आई। अब मैं कहूँ एस ना आने की, तो इसको आप ऐसे भी तो कर सकते थे, PA बराबर PA बार बराबर 1 माइनस PA, ऐसे भी ठीक है, PA बार बराबर 1 माइनस 1/13, तो देखो 12/13 आ जाएगा, फिर भी इस तरह भी, क्योंकि भाई ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। कैसे पता चला कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट से, मेरे दिमाग में कैसे आएगा एग्जाम में, अब देखो इक्के कितने आ सकते हैं, 4, अब इक्का नहीं आएगा तो क्या आएगा भाई, ठीक है, इक्का नहीं आएगा तो कुछ और आएगा, मतलब इक्का तो नहीं आने वाला, एस तो नहीं आने वाला, तो ऐसे कितने चांस है, फेवर कर रहे हैं 4, और टोटल कितने फेवर नहीं कर रहे हैं, 48, तो देखो दोनों का समेशन कितना हो रहा है, 52, और पत्ते कितने हैं, 52, तो यानी ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स है, या तो इक्का आएगा या नहीं आएगा, इसके अलावा और कुछ इवेंट नहीं हो सकती अभी दिए गए क्वेश्चन में, गिवन क्वेश्चन में, इसके अलावा कोई भी इवेंट नहीं है। तो आप इसी चीज को ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, तो चाहे तो आप ऐसे सॉल्व करें, चाहे आप ऐसे सॉल्व करें, आंसर दोनों तरीके से आ जाएगा। तो हो सकता है एग्जाम में पता नहीं कौन सा तरीका आपको जल्दी से क्लिक कर जाए एग्जाम में, इसलिए दोनों तरीके यहाँ पे बताए गए। नंबर 5, तो एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या है, 2 प्लेयर्स, 2 प्लेयर्स हैं, ठीक है, संगीता एंड रेशमा, 2 देवी जी हैं, एक संगीता है, एक दूसरी रेशमा है, ठीक है, क्या कर रही है, प्ले ए टेनिस मैच, ये क्या कर रही है, एक टेनिस मैच खेल रही है, यानी इन दोनों के बीच में एक मैच चल रहा है, ठीक है, और वो किसका, टेनिस गेम का है। चलिए, इट इज नॉन दैट, ये हमको पता है, क्वेश्चन में उसने दिया है, इट इज नॉन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग, यानी संगीता के जीतने के जो चांसेस हैं, जो प्रोबेबिलिटी है द मैच, और किसको जीतने की, मैच को, यानी संगीता के जो मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी है, चांसेस हैं, वो कितने दिए हैं, 0.62, कितने दिए हैं, 0.62,
यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग संगीता, यानी PS मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये कितनी है 0.62। ये क्वेश्चन में दिया है, वो कह रहा है कि ये हमको पता है। अब उसने जहाँ से भी डाटा निकाला हो, चाहे उसने प्रैक्टिकल किया हो, कुछ भी किया हो, जहाँ से भी डाटा निकाला उसने ये वैल्यू हमको दे दी है क्वेश्चन में। चलिए फुल स्टॉप। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच। तो भाई संगीता के मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी दी है, और क्या कह रहा है, रेशमा के मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी बताओ, यानी PR इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी रेशमा की जीत जाएगी मैच, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ। अब देखो दोस्तों क्या है, क्योंकि मैच दो लोगों के बीच हो रहा है, एक है रेशमा, दूसरी है संगीता। मैच दो लोगों के बीच हो रहा है, तीसरा तो कोई है नहीं, तो या तो मैच जीतेगी संगीता या मैच जीतेगी रेशमा, दोनों में से कोई नहीं। ठीक है, यही दोनों लोग जीतने वाले हैं। यानी कि अगर संगीता जीतेगी तो रेशमा हारेगी, और रेशमा जीतेगी तो संगीता हारेगी। इसका मतलब दोनों कैसी इवेंट है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। यानी संगीता के जीतने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वही रेशमा के हारने की प्रोबेबिलिटी होगी, और एक के जीतने की जो है दूसरे के हारने की, एक के हारने की दूसरे के जीतने की। तो ये कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। ठीक, तो देखो भाई, तो यहाँ पे हम सीधे सीधे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी, ऐसे करके लिख दीजिए नोट करके पहले, सिंस बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। कैसी इवेंट्स हैं ये, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं। यानी कि जब दो एक्टिविटी दी हो और दोनों एक दूसरे पर निर्भर हो, यानी एक का होना दूसरे के ना होना बराबर है। ठीक है, एक का होना दूसरे का ना होना, या एक का हारना दूसरे का जीतना, दूसरे का जीतना पहले का हारना, ऐसा कंडीशन बने तो वो इवेंट कहलाती है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो इसलिए क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं तो हम यहाँ लिख सकते हैं PR, यानी कि रेशमा के जीतने की प्रोबेबिलिटी बराबर होगी 1 - PS रेशमा के जीतने की, सॉरी संगीता के जीतने की। तो ये हो जाएगी PR की वैल्यू इक्वल टू 1 - 0.62। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 0.38, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 0.38। तो इस तरह से देखो, इतने आसान क्वेश्चन रहते हैं, यानी कैलकुलेशन वगैरह कुछ नहीं करा रहा आपसे, बस वो कॉन्सेप्ट जानना चाह रहा था कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का कॉन्फिडेंस। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या कह रहा है, सबिता एंड हमीदा आर फ्रेंड्स। सबिता और हमीदा क्या फ्रेंड्स हैं, फुल स्टॉप। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव। इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि ये दोनों दोस्त जो हैं, ये दोनों सहेलियां जो हैं, इनका बर्थडे डिफरेंट बर्थडे, यानी इनका जो बर्थडे होगा, यानी उनके जन्म का जो दिन होगा वो एक ही हो और डिफरेंट हो। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी, मतलब डिफरेंट बर्थडे हो, अलग अलग बर्थडे पड़े, यानी जिस दिन हामिदा का पड़े उस दिन सबिता का ना हो, या जिस दिन सबिता का उस दिन हामिदा का ना पड़े। पहले पार्ट में ये बताना है, दूसरे में बताना है सेम बर्थडे, यानी एक ही दिन दोनों का बर्थडे पड़े, ऐसे ही बताना है आपको। तो पॉइंट नंबर 1 ले लेते हैं। हमने मान लिया कोई एक्टिविटी है PE, ठीक है, इस एक्टिविटी में हम क्या चाह रहे हैं, डिफरेंट बर्थडे। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं टोटल डेज कितने होते हैं एक ईयर में, ठीक है, टोटल डेज कितने होते हैं 365, और उसने कहा भी है इग्नोरिंग लीप ईयर। लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, तो उसको इग्नोर कर देना है, हमको मानना है टोटल डेज 365। अब चलिए, तो सबसे पहले डिफरेंट बर्थडे। अब देखो डिफरेंट बर्थडे का मतलब है सबिता का जिस दिन हो हामिदा का उस दिन ना हो। ठीक, तो हमने मान लिया सबिता का भाई किस दिन है, सबिता का बर्थडे किस दिन है, किसी भी एक दिन मान लो, ईयर में कोई भी एक दिन मान लो, कोई भी एक डेट मान लो। मान लिया किस दिन है, 10 जनवरी को होता है। तो भाई हामिदा का इस दिन नहीं होना चाहिए, तभी तो कहेंगे डिफरेंट डेट पे है ना, डिफरेंट डेज है बर्थ का। तो सबिता का 10 जनवरी को है तो हामिदा का नहीं होना चाहिए। अब देखो 365 दिन में से कितने हमारी बात का समर्थन कर रहे हैं, कितना हमारी बात का फेवर कर रहे हैं कि भाई इसका 10 जनवरी को है तो बाकी का हामिदा का 10 जनवरी को नहीं होना चाहिए। 365 दिन में से कितने दिन है, तो 10 जनवरी एक है, वो कह रहे कि हाँ 10 जनवरी को होंगी, बाकी कोई भी दिन 10 जनवरी को नहीं हो सकता है। भाई 10 जनवरी तो एक ही दिन है ना कोई, तो 365 में से केवल 10 जनवरी, 365 दिनों में से केवल 10 जनवरी ही है, वो कह रही है कि सबिता का 10 को है तो मैं भी 10 को होंगी, हामिदा का बर्थडे भी। तो एक 10 जनवरी इस बात का फेवर करिए, तो कितने दिन फेवर कर रहे हैं, केवल एक बात। हम क्या चाह रहे थे, देखो डिफरेंट बर्थडे, तो डिफरेंट हम चाहते हैं कि डिफरेंट डेट पे बर्थडे हो, तो ऐसा कितने दिन कह रहे हैं, कितना दिन हमारे फेवर कर रहे हैं, तो 364 दिन कह रहे हैं कि 10 जनवरी को नहीं। भाई सब बाकी सब तो 10 जनवरी से अलग हटके हैं ना दिन, एक ही दिन तो है। तो यानी हमारे फेवर में डिफरेंट बर्थडे हो, इस बात को कितने लोग कितने दिन हमारे फेवर में चाहत क्या हमारे 364 दिन, तो 364 दिन कह रहे हैं कि भाई डिफरेंट डेट पे हो सकता है।
डिवाइड बाय टोटल, तो टोटल डेज कितने हैं 365, तो ये है फेवरेबल आउटकम्स 364 डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम 365, तो ये आ गया प्रोबेबिलिटी का आंसर। पहला पार्ट फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए कीजिए, केवल मैं प्रोनाउंस करता हूं यहां से। चलिए दूसरा देखते हैं, नंबर 2। अब दूसरे में क्या कह रहा है, सेम बर्थडे, भाई जिस डेट पे सविता का उसी डेट पे हामिदा का, तो देखो मान लिया सविता का 10 जनवरी को, किसी भी डेट पे आप मान लो, 365 में से कितने दिन कह रहे हैं, हमारी बात का फेवर कर रहे हैं कि हाँ सेम डेट पे होना चाहिए, तो 10 ही जनवरी तो है जो कह रही है कि हाँ 10 जनवरी को होंगी, ठीक है, बाकी के 364 मना कर रहे हैं, तो यानी हमारी बात का फेवर कौन करने वाला है, केवल 10 जनवरी है, एक ही दिन है जो कह रहा है कि हाँ भाई 10 जनवरी को हो सकता है, तो यहाँ पे PE नोट, इसको हमने लिख लिया, मान लिया, तो ये हो गया, एक दिन केवल हमारा फेवर कर रहा है कि हाँ सविता का भी 10 जनवरी को था, तो क्या होगा, हामिदा का भी 10 जनवरी को, 10 जनवरी वाला ही दिन इस बात के फेवर में, बाकी 364 दिन की डेट 10 जनवरी नहीं हो सकती है, कोई डिफरेंट डेट्स हैं, डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम, तो ये हो गया 1/365। इस तरह से, या आप इस तरह से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे कि भाई बर्थडे, ये क्या कह रहा है, डिफरेंट बर्थडे डिफरेंट डेट पे होगा, या तो देखो 10 जनवरी को होगा या नहीं होगा, अगर 10 जनवरी को हो गया तो दोनों की डेट कॉमन हो गई, तो डिफरेंट डिफरेंट डेट नहीं हो सकती, यानी एक चीज का होना दूसरी चीज के ना होने पे निर्भर करता है, तो इसको कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स भी कहेंगे। तो इस तरह से आप निकाल सकते थे PE नॉट बराबर 1 - PE, यानी इस तरह से आप सोल्व कर सकते थे इसको, PE नॉट की वैल्यू यहां से निकाल सकते थे 1 - 364 डिवाइड बाय 365, दैट इज 1/365। इस तरह से भी क्वेश्चन को किया जा सकता था, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, भाई अपने फेवर की चीज ढूंढ लो, बस जो हमें चाहिए, जैसे शादी में जाते हैं, बारात में जाइए, तो आपको अगर रसगुल्ला खाना है तो आप ढूंढ लेते हैं ना जाके, तो आप अपने फेवर की चीज ढूंढ लो, बस उसको ऊपर रखो, बाकी टोटल को नीचे रख दो, प्रोबेबिलिटी का खेला खत्म, ठीक है, तो इस तरह करना है। चलिए दोस्तों, उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए स्टूडेंट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। तो एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कह रहा है, देयर आर 40 स्टूडेंट्स, ठीक है, कितने स्टूडेंट्स हैं, 40 स्टूडेंट्स हैं इन क्लास X, 10th क्लास में कितने हैं, 40 स्टूडेंट। तो भाई 10th क्लास का क्वेश्चन है, सिलेबस है, सब कुछ पढ़ लें, तो 10th क्लास ही होने वाली है यहाँ पे, और कोई नहीं देगा आपके उसमें एग्जाम में। ऑफ स्कूल ऑफ होम, ठीक है, एक स्कूल की 10th क्लास है जिसमें कि 40 बच्चे हैं, ऑफ होम 25 आर गर्ल्स, जिसमें से उन 40 में से 25 गर्ल्स हैं, 25 आर बॉयज, ठीक है, कितने हैं 25 गर्ल्स हैं, 15 क्या है बॉयज हैं, फुल स्टॉप। द क्लास टीचर हैज़ टू सेलेक्ट, क्लास टीचर जो है उनको सेलेक्ट करना है, 1 स्टूडेंट, कोई एक स्टूडेंट सेलेक्ट करना है एज द क्लास रिप्रेजेंटेटिव, उनको क्लास रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करना है, यानी क्लास का मुखिया हेड सेलेक्ट करना है उनको स्टूडेंट्स में से, ठीक। उसके बाद क्या कह रहे हैं, सी राइट्स द नेम ऑफ ईच स्टूडेंट, उन्होंने प्रत्येक हर एक बच्चे का नाम लिखा ऑन ए सेपरेट कार्ड, अलग अलग कार्ड पे, ठीक है, एक बच्चे कार्ड का नाम जो है, सॉरी एक बच्चे का नाम जो एक कार्ड पे लिखा। उसके बाद क्या कह रहा है, द कार्ड बीइंग आइडेंटिकल, कार्ड सभी के सभी एक जैसे, यानी सारे सारे लाल हैं तो लाल ही हैं, ठीक है, सेम साइज, एरिया ही बराबर, लंबे चौड़े ऊंचाई में सब जगह मोटे पतले एक जैसे हैं सारे कार्ड, यानी कार्डों में कोई भी फर्क नहीं है, बस फर्क है तो किस चीज का, जो नाम लिखा है उस चीज का फर्क है, फुल स्टॉप। देन सी पुट्स द कार्ड, उसके बाद सारे बच्चों के एक एक कार्ड पे नाम लिखने के बाद उसने क्या किया, द कार्ड इन ए बैग, सी पुट्स द कार्ड इन ए बैग, उसने सारे के सारे कार्ड्स को एक बैग में भर दिया, ठीक, एंड स्टीयर्स देम थोरोली, और उनको स्टीयर कर दिया, एक स्टीयर कर दिया, मिक्स कर दिया, ऐसा नहीं कि बॉयज बॉयज के एक तरफ रखें, गर्ल्स गर्ल के, सारे कार्ड्स को क्या कर दिया उसने, मिला दिया, एक तरह मिला दिया अच्छे से, ठीक, फुल स्टॉप। सी देन ड्रॉज, उसके बाद उसने ड्रॉ किया, एक कार्ड निकाला, एक कार्ड खींचा वहां से, 1 कार्ड फ्रॉम द बैग, एक कार्ड उठाया बैग से, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नेम राइट्स ऑन द कार्ड, ठीक है, इस बात की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है, जो उसने कार्ड निकाला है उस कार्ड पे जो नाम लिखा है ऑन द कार्ड इज नेम ऑफ ए गर्ल, ये बात की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो नंबर पहला पॉइंट क्या है, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ, जो एक कार्ड निकला है उस पे एक गर्ल का नाम होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल बतानी है, नंबर 1। नंबर 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बॉय, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो जो कार्ड निकलेगा वो किसका हो, उस पर जो नाम लिखा हो वो किसका हो, एक बॉयज का हो। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं इस तरह से। चलिए देखते हैं भाई। तो ये हो गई आपकी क्लास, इसमें क्या है 25 गर्ल्स हैं, ठीक, और क्या है 15 क्या है बॉयज़ हैं, 25 गर्ल्स हैं, 25 गर्ल्स हैं, 15 बॉयज़ हैं। चलिए अब आपको क्या करना है, इनमें से एक कार्ड निकालना है। तो पहली चीज़ देखिए, PG प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल, जो कार्ड निकले वो एक कार्ड निकला वो गर्ल का हो, तो देखो भाई टोटल कार्ड कितने हो सकते हैं या कितने हैं, तो वो हैं 40।
तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स, तो 40 में से तो कोई सा भी आ सकता है, तो कोई सा भी आ सकता है। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी हो गई, जो आ सकते हैं, तो 40 में से कोई सा भी आ सकता है, भाई हमें नहीं पता है, ठीक। दूसरी चीज प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल, कि गर्ल का कार्ड आए, तो देखो गर्ल का किस में आएगा, ये 25 जो गर्ल्स के कार्ड हैं इन्हीं में से तो कोई एक आएगा, तभी तो कहेंगे कि गर्ल्स का नाम आया है उसमें। तो यानी हमारी जो चीज़ हम चाहते हैं, हमारी जो चाहत है, जो फेवरेबल कंडीशन है, तो गर्ल्स, ठीक है, तो गर्ल्स का नाम कहाँ से आएगा, इन 25 में। तो ये 25 नाम हैं हमारे फेवर कर रहे हैं, तो फेवरेबल आउटकम्स कितनी है 25, टोटल आउटकम कितनी है तो 40 ही तो है टोटल। देखो स्टूडेंट कितने हैं 40, चलो तो कितना आ गया 25/40, ये आ गया आपका 5/8, पहला आंसर। सिमिलरली इसी टाइप से आप देखिए पीबी, बॉयज़ का कार्ड आए, तो बॉयज़ का जब आएगा तो इन 15 में से तो कोई एक आएगा ना, तो फेवर कितना कर रहे हैं, ये 15 लोग फेवर कर रहे हैं, 40 में से 15 फेवर कर रहे हैं, तो 15 फेवर करने वाले हैं और 40 के यहाँ टोटल है, तो फेवरेबल आउटकम्स कितनी है 15, 15 और टोटल आउटकम कितनी है 40, तो कितना आ गया 3/8, ठीक। अब देखो इस पहला पार्ट जब आपने सॉल्व कर लिया तो दूसरे पार्ट को आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखो भाई जब कार्ड आप निकालने वाले हैं या तो बॉयज़ का आएगा नहीं तो गर्ल्स का आएगा, अब दूसरे के अलावा तीसरी प्रजाति तो यहाँ पे कोई मौजूद है नहीं, ठीक है। यानी कि अगर कार्ड गर्ल्स का आएगा तो बॉयज़ का नहीं आएगा और बॉयज़ का आएगा तो गर्ल्स का नहीं आएगा, यानी दूसरे एक दूसरे पे कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक का होना दूसरे का ना होना या दूसरे का होना पहले का ना होना, इस तरह से। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते थे कि PB = 1 - PG, तो देखिए तब भी सेम आंसर आ जाता, ठीक है, करके देखिए 1 - 5/8 = 3/8। तो इस तरह से दोनों केसेस में सेम आंसर आएगा। तो यानी आपको ये क्वेश्चन जो दिए जा रहे हैं, बार बार कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स पे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, ये केवल इसलिए कराए जा रहे हैं ताकि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का कॉन्सेप्ट आप लोग समझ